Hello everyone. Today we are going to start another important topic of class 12th, that is electromagnetic induction. That is unit number 4, electromagnetic induction and alternating current. Today we are going to cover electromagnetic induction. ठीक है, इससे पहले हम 3 यूनिट्स की हम वीडियोस बना चुके हैं. यू कैन वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल शारदा अकेडमी, राइट. तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, और जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन भी जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, उन कंसेप्ट्स को भी समझेंगे. अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखते हैं तो आपको ईएमआई के मोस्टली सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे इफ यू आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन द वीडियो प्रॉपरली, राइट. सो यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लास 12 फिजिक्स, टर्म 1. So first topic is magnetic flux. So we are going to start magnetic flux. So first topic is magnetic flux. Magnetic flux पता होगा तभी हम आगे चीजें डिस्कस कर पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. तो magnetic flux as you have already studied electric flux similar to magnetic flux, electric flux और magnetic flux similar ही है. बस number of magnetic lines passing from any surface area is called magnetic flux. किसी surface area से जितनी लाइंस पास होंगी, नंबर ऑफ लाइंस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. बेसिकली हमें बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्केलर फॉर्म होती है. ठीक है, और फ्लक्स का सिंबल होता है फाई. अगर आप मैग्नेटिक के लिए लगाना चाहते हो तो फाई बी लगा सकते हो, फाई बी. ठीक है, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स. बी ए कॉस थीटा. जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, जितना एरिया ज्यादा उतना फ्लक्स लिंक. बी ए कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो फाई इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा कॉस थीटा के लिए. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल थीटा. थीटा किसके बीच में एंगल है, इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को. ठीक है, उसे पहले देख लेते हैं, अभी समझेंगे थीटा को भी. इफ कोयल हैज n टर्न्स देन टोटल फ्लक्स. अगर कोयल n टर्न होंगी तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा n b a cos थीटा, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर नॉट एरिया, एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर क्या होता है, जो सरफेस के नॉर्मल होता है. एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल. देखिए थीटा के कंसेप्ट को समझिए. सपोज ये हमारे पास है एक सरफेस. जो सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कोयल. ये कोयल का प्लेन है, ये सरफेस है. लाइन डे लाइन जो शो कर रही है प्लेन ऑफ कोयल, ऐसे कोयल लाई कर रही है. ठीक है, अगर कोयल ऐसे लाई करेगी तो कोयल का जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के नॉर्मल होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. अगर कोयल ऐसे रखी होती है तो एरिया वेक्टर ऊपर होता. कोयल ऐसे रखी होगी तो एरिया वेक्टर ही होगा. ठीक है, आउटवर्ड होता है कोयल ऐसे. अब आउटवर्ड बच्चे पूछेंगे सर आउटवर्ड तो ये भी हो सकता है, आउटवर्ड ये भी हो सकता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह आउटवर्ड आप ले सकते हो. ठीक है, बस कोई सरफेस ओपन होनी चाहिए. अगर ओपन होगी तो आउटवर्ड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. आउटवर्ड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, योर चॉइस. आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो. तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. लेट अस सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एरिया वेक्टर. सो थीटा इज दैट एंगल. ठीक है, तो थीटा के साथ बनाना है हमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, नॉट विद एन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, समझ में आ गया बेटा, ये चीज हो गई. अब इसकी एसएन यूनिट, स्केलर है, वेक्टर है, वो सब पढ़ते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. समटाइम क्या होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा बता भी देता हूं मैं. समटाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि एरिया के साथ एंगल बनाया जा रहा है. जैसे आपको बोला उसने ये कोयल है, दिस इज द प्लेन ऑफ कोयल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और आपको ये एंगल दे दिया गया, दिस इज एंगल 30 डिग्री. ठीक है, अब ये एंगल देखिए किसके बीच में है. अब आपको एंगल गिवन है प्लेन ऑफ कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड. स्टेटमेंट में मेंशन किया प्लेन ऑफ कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल गिवन है. पर आपको थीटा जो चाहिए होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा. हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. तो ये तो एरिया वेक्टर नहीं है, ये तो प्लेन ऑफ कोयल है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला एंगल नहीं लेना, आपको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. अगर ये 30 है तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 60 डिग्री. सो एंगल विल बी 60 डिग्री, 30 डिग्री नहीं लेना. तो एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ लेना है. तो इस बात का ध्यान रखना. क्वेश्चन में अगर आपको प्लेन ऑफ कोयल के साथ गिवन हो तो आप उसको एरिया वेक्टर के साथ लीजिए, 90 माइनस थीटा कर दीजिए. जो भी आपको गिवन होगा ना एंगल, 90 माइनस एंगल कर दो, आपके पास वो एरिया वेक्टर के साथ आ जाएगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है. स्टेटमेंट मस्ट बी रीड केयरफुली. तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स. अब इसकी इंपॉर्टेंट बात है, फ्लक्स जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वो नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बताती है. स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लक्स। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर। वेबर इसकी एसआई यूनिट है, सिंबल होता है WB, ठीक है। वेबर है साइंटिस्ट का नाम। उसके बाद आगे वेबर हो गई। फिर एक सीजीएस यूनिट भी आपको याद रखनी है, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। मैक्सवेल। और इनमें कन्वर्जन आनी चाहिए 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर में 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। ये सारी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे यूनिट वेबर है। और क्या बना सकते हो, बी ए कोस थीटा से कोई बनाना चाहे बी ए कोस थीटा, तो ये बनेगी टेस्ला और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, राइट। तो इसकी ऐसे यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया और क्वांटिटी बता दी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम आगे एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फ्राइडे लॉज के बेसिक पता होने चाहिए। फ्राइडे के लॉज पढ़ेंगे। फ्राइडे के लॉज, फ्राइडेज लॉज ऑफ EMI, फ्राइडे लॉज ऑफ EMI। EMI के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फ्राइडे ने कुछ लॉ दिए हैं। वो लॉ पढ़ने से पहले एक फ्राइडे का थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट बेसिकली स्टडी करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट समझ आएगा तभी हम चीज़ें कर पाएंगे। जैसे आपके पास एक कोयल है और आप किसी बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ये बार मैग्नेट हो गया, आप इसको ऐसे मूव कर रहे हैं बार मैग्नेट को। जब बार मैग्नेट का काम क्या है, बार मैग्नेट के अराउंड, बार मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका लिंक करेंगे लाइंस किसके साथ, कोयल के साथ। तो कोयल के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है, हम बोलेंगे अगर नंबर ऑफ लाइंस लिंक कर रहे हैं कोयल के साथ तो फ्लक्स इज लिंक विद द कोयल। अगर फ्लक्स लिंक कर रहा है कोयल के साथ तो जैसे ही हम बार मैग्नेट को पास लाएंगे या दूर लेके जाएंगे, पास लाएंगे या दूर लेके जाएंगे, दोनों केस में इस कोयल के एंड्स पे EMF इंड्यूस होगी। अगर आपने यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर लगा रखा होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा कब, whenever you will move coil to a bar magnet towards the coil और away from the coil, right। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रही है EMF इंड्यूस, पास आने से और दूर जाने से इसका फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है, फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, whenever flux link with the coil changes EMF is induced। जब भी कोयल के साथ फ्लक्स लिंक चेंज होगा EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। और कितनी EMF इंड्यूस होगी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -d∅dt। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ EMF इंड्यूस। तो EMF इंड्यूस कितनी होगी, जितना फ्लक्स के चेंज होने का रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF, राइट, इंड्यूस्ड EMF। तो इज इक्वल टू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -d∅dt, इक्वल लगाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, माइनस कांस्टेंट k लगा देंगे साथ में। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द फैराडेज लॉज ऑफ EMI। फैराडे ने बेसिकली 2 लॉज दिए हैं EMI के। फर्स्ट लॉ क्या बताएगा, EMF इंड्यूस कब होगी बेटा EMF इंड्यूस, whenever amount of magnetic flux linked with the coil changes EMF induced। जब भी किसी कोयल के साथ फ्लक्स लिंक चेंज होगा due to any reason EMF will be induced across the ends of coil। सेकंड क्या बताता है, EMF इंड्यूस कितनी होगी, उसका रेट क्या होगा। EMF इंड्यूस will be depend upon the rate of change of magnetic flux। जितना फ्लक्स का चेंज ज्यादा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में उतनी EMF इंड्यूस ज्यादा होगी। तो दिस इज फैराडे लॉज ऑफ EMI। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लेंज लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंज लॉ। फैराडे लॉ समझ में आ गया होगा उम्मीद है। फैराडे लॉ क्या बताता है कि EMF इंड्यूस कब होगी EMF इंड्यूस। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जब किसी कोयल के साथ एक कोयल है, मान लो कोयल, इस कोयल के साथ आप फ्लक्स लिंक जो इसके साथ नंबर ऑफ लाइंस लिंक कर रही हैं, अगर आप वो चेंज होती रहेंगी तो कोयल के साथ क्या होगा, उसके एंड्स पे EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। क्यों इंड्यूस होती है इस बात को समझो। जब आप बार मैग्नेट को पास ला रहे हो, जब आप किसी बार मैग्नेट को पास ला रहे हो, ऐसे बार मैग्नेट पास आ रहा है, जब बार मैग्नेट पास होगा तो इसके साथ फ्लक्स लिंक बढ़ेगा और जब बार मैग्नेट दूर जाएगा फ्लक्स लिंक कम होएगा। कोयल चाहती है उसके साथ फ्लक्स लिंक चेंज ना हो। कोयल क्या चाहती है, फ्लक्स लिंक चेंज ना हो। तो फ्लक्स लिंक चेंज ना हो, चेंज को अपोज करती है कोयल। क्या करती है, चेंज को अपोज करती है। तो चेंज को अपोज करने के लिए वो क्या करती है, EMF इंड्यूस करती है अपने अंदर।
चेंज को अपोज करने के लिए क्या करेगी, ईएमएफ इंड्यूस करेगी, ईएमएफ इंड्यूस करेगी, उसके लिए करंट इंड्यूस करेगी। तो समझे बात को। लेंज लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो जितना आप मैकेनिकल वर्क करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आ रही है, ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो रही है, आप बार मैग्नेट को मूव कर रहे हो तो आप मैकेनिकली वर्क कर रहे हो, एंड द मैकेनिकल एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि अपने आप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही है, कंजर्व है तो वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है। जितना आप मैकेनिकली वर्क करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। तो किस लिए लेंज लॉ यूज करते हैं, इंपॉर्टेंस लेंज लॉ की। लेंज लॉ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अगर किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो लेंज लॉ हमें बताएगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेंज लॉ, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अब उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया था ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस क्यों होता है, वो फ्लक्स लिंक के चेंज को अपोज करने के लिए इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इज ऑलवेज सच दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द रीजन, वो उसको इंड्यूस करंट क्यों इंड्यूस हुआ है, क्यों क्रिएट हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो उस रीजन को अपोज करेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। उसको किसने प्रोड्यूस किया, फ्लक्स के चेंज को। समझो इस बात को, उसने किसको इंड्यूस करंट क्यों इंड्यूस हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, वो पैदा हुआ है फ्लक्स के चेंज होने से, और उस रीजन को, चेंज को अपोज करना चाहता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, इट ऑलवेज अपोजेस द रीजन विच प्रोड्यूस्ड इट। जैसे आपने पढ़ा था माइनस d∅dt, मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब नहीं बताया। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन क्यों है, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन शोज दैट EMF induced opposes the change। वो किसको अपोज करता है, चेंज को। कौन से चेंज को, फ्लक्स के चेंज को। तो इसके कुछ क्वेश्चन समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल को समझने के लिए कुछ प्रीवियस कंसेप्ट जो मैंने मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक इफेक्ट में बताए थे, वो कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज वो वीडियो देखिए, उसके अंदर से कंसेप्ट समझिए, तब आपको और ज्यादा अच्छे से ईएमआई समझ में आएगा। अदरवाइज मैं रिपीट कर ही रहा हूं। ये आपके पास अगर कोई कॉइल है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अभी करंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें क्लॉकवाइज है। तो मैंने आपको बताया था अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो जो इसके अंदर फ्लक्स लिंक करेगा, फील्ड लिंक करेगी, वो कैसे होगी। मैंने सी रूल बताया था, C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्लॉकवाइज क्रॉस। तो बताइए यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इसमें फील्ड कैसे लिंक करेगी, इनवर्ड्स। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो कैसे लिंक करेगी, आउटवर्ड, ठीक है। एक तो ये रूल बताया था। दूसरा क्या बताया था, नॉक रूल बताया था। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, जहां नॉक कर पाओगे ये आ गया इनवर्ड, यहाँ अंदर आ गया, यहाँ आ गया आउटवर्ड, ठीक है। तो नॉक रूल से ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड। ऐसे अगर इधर जा रहा होगा तो आप नॉक आप यहाँ कर पाओगे, तो इनवर्ड या आउटवर्ड। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ये अब ईएमआई में यूज होंगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, लेंज लॉ के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। समझिए कुछ क्वेश्चंस को, एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। कॉइल के अंदर आपके पास ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको समझेंगे तो लेंज लॉ की एप्लीकेशन आपको आ जाएगी कैसे लगानी है। जैसे कि कॉइल, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट करंट है। और ये कॉइल है, ये कॉइल यहाँ रखी हुई है, कहीं मूव नहीं कर रही, इसमें कोई करंट नहीं है। और इसमें ये बताना है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इस रेक्टेंगुलर शेप के ब्लॉक में, इस लूप में कितना करंट इंड्यूस होगा। तो पहले तो बताइए कि करंट कांस्टेंट है, तो जो ये फ्लक्स लिंक करेगा वो कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा। करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स लिंक भी कांस्टेंट वेरी करेगा। मतलब इसके अंदर फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स हो गया कांस्टेंट। करंट बढ़ता तो फ्लक्स बढ़ता, करंट कम होता तो फ्लक्स कम होता। अब फ्लक्स लिंक इसके साथ चेंज ही नहीं हो रहा। अगर फ्लक्स लिंक ही चेंज नहीं हो रहा, और पहली बात फ्लक्स लिंक कर कैसे रहा है वो बताओ ना, इनवर्ड या आउटवर्ड। देखो जरा, मैंने क्या बताया था, देखो नॉक करके, तो इसमें आएगा इनवर्ड। तो इनवर्ड फ्लक्स लिंक कर रहा है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ लिंक कर रहा है, और फ्लक्स है कांस्टेंट, मतलब इसके अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इसके अंदर आई कितना होगा, 0।
सारे क्वेश्चंस को समझिए फिर बात करते हैं उसके बाद। अब ये देखिए इसमें ध्यान से, अब इसमें करंट है, करंट कांस्टेंट दे रखा है, कुछ मेंशन नहीं हो रहा, लेकिन इस बार ये जो लूप है ये आगे मूव कर रहा है। अगर लूप आगे मूव करेगा तो जितना लूप दूर जाता रहेगा इसके साथ फ्लक्स लिंक कम होता रहेगा। पहले चेक करो कि फ्लक्स लिंक कर कहाँ रहा है, इस साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है, फिर से इनवर्ड फ्लक्स लिंक कर रहा है, अंदर की तरफ लिंक कर रहा है, इनवर्ड फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है, इनवर्ड नॉक नॉक इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड फ्लक्स लिंक कर रहा है, और इनवर्ड वाला क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इनवर्ड वाला डिक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो करंट इंड्यूस होगा, लेंज लॉ क्या कहता है, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो कोज को अपोज करेगा, तो मतलब वो चाहता है कि फ्लक्स लिंक चेंज ना हो, और ये डिक्रीजिंग है। अगर ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, अगर डिक्रीजिंग फ्लक्स है तो डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। कैसी डायरेक्शन रहेगी, सेम। मतलब कैसे इंड्यूस होगा, कैसे इंड्यूस होगा समझ सकते हैं। देखो इनवर्ड फ्लक्स लिंक कर रहा है तो अंदर वाला फ्लक्स कम हो रहा है। अगर अंदर वाला फ्लक्स कम हो रहा है तो आपको अंदर वाला कांस्टेंट रखना है। इनर फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए इनर ही फ्लो कराना पड़ेगा। अगर सपोज अंदर 10 लाइंस जा रही थी, 10 लाइंस एग्जांपल समझे, 10 लाइंस जा रही थी, अब जा रही है 8 लाइंस, तो 10 से 8 हो गई, मतलब 2 कम हो गई ना, तो 2 कम होगी तो क्या करना पड़ेगा, 2 और अंदर फ्लो कराओगे तभी तो 10 होंगी। अगर बाहर फ्लो करा दोगे तो क्या होगा, बाहर फ्लो करा दोगे तो और कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अंदर फ्लो कराने के लिए, मतलब इनवर्ड फ्लो कराने के लिए क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस, तो इसमें करंट कैसा इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज, तो आई की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। इस बात का ध्यान रखना है। अभी थर्ड वाले को समझिए, थर्ड वाला क्या कहता है, ठीक है, एक बार इसको देख लो ध्यान से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर आगे समझते हैं। चलो अभी देखो, इसमें देखिए, अब इसमें रिवर्स है, इसमें इधर जा रहा था, इसमें इधर आ रहा है। पहले चेक करो कि करंट जो बना रहा है उसका फ्लक्स कहाँ लिंक कर रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ड फ्लक्स लिंक कर रहा है। अब ये पास आ रहा है, अगर ये पास आएगा तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इनवर्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, ये जब पास आएगा, इसके साथ मान लो 10 लाइन लिंक कर रही थी, जब ये पास आएगा तो 15 लाइन लिंक कर रही है, अंदर की तरफ 15 जा रही है, तो आपको तो मेंटेन करनी है 10, तो क्या करोगे, एक्स्ट्रा फ्लक्स को बाहर निकालोगे, क्योंकि अंदर पहले 10 थी, फिर होगी अंदर 15, तो 5 बाहर निकालनी पड़ेंगी, मतलब करंट आएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज। बाहर निकालने के लिए क्या होता है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर फ्लक्स कैसा लिंक कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक कर रहा था इनवर्ड, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आप इसे बना भी सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कैसे रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसा आएगा, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज ऐसा आएगा, ये करंट की डायरेक्शन इंड्यूस होगी। इसमें देखिए, इसमें कोयल वहीं रखी हुई है, लेकिन करंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। अगर कॉन्टिन्यूसली करंट इंक्रीज होगा तो इनवर्ड फ्लक्स आराम से समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनवर्ड फ्लक्स का क्या हो रहा है, इनवर्ड फ्लक्स, पहले तो देखिए कि फ्लक्स लिंक कैसा कर रहा है, फ्लक्स लिंक कर रहा है इनवर्ड, और इनवर्ड वाला फ्लक्स होगा इंक्रीज, क्योंकि करंट बढ़ रहा है, इस बार करंट बढ़ रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज होगा। फिर से 10 से अंदर वाली लाइन 10 से 15 हो गई, तो आपको बाहर ही फ्लो कराना पड़ेगा, तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब ऐसे, ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ में आने चाहिए। दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ लेंज लॉ। चलो अभी देखो कुछ और क्वेश्चन। करंट कांस्टेंट, मैं चाहता हूं कि आपके लेंज लॉ के सारे एप्लीकेशंस अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस फिर से और लेके आए ताकि कोई डाउट ना रहे। आई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है, पहले देखो फ्लक्स लिंक कहां करेगा, इसका क्रॉस आएगा नीचे, ठीक है, नॉक नीचे आएगा, तो ये बाहर आएगा, तो ये फ्लक्स तो आया बाहर। अब पहले देखो करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स लिंक चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स हो गया कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें करंट कितना इंड्यूस होगा, 0। तो कितना करंट इंड्यूस हुआ, 0, नो करंट इंड्यूस। जिसमें देखो, तो सबसे पहला काम है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसका फ्लक्स लिंक कैसे कर रहा है वो देखना, सेकंड स्टेप में कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो देखना, और थर्ड स्टेप में कि उसको कंपनसेट कैसे करना है, कांस्टेंट कैसे मेंटेन करना है। 3 स्टेप लगाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके लिए क्रॉस आएगा अंदर, इसका जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो इनवर्ड हो गया, ठीक है। अब करंट इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स लिंक भी इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स का क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंक, कौन सा फ्लक्स लिंक इंक्रीज हो रहा है, अंदर वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अगर अंदर वाला फ्लक्स लिंक इंक्रीज हो रहा है, मान लो अंदर लाइन 10 थी और अब 15 होगी, 10 to 15, 10 से 15 होगी, तो क्या करना पड़ेगा,
15 को फिर से 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर फ्लो कराना पड़ेगा, तभी 5 बाहर फ्लो कराओगे तभी तो 10 रहेंगे अंदर। तो बाहर फ्लो कराने के लिए क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल। थर्ड देखो, अब इधर जा रहा है करंट और डिक्रीज हो रहा है, तो पहले देखो कि फ्लक्स कैसा लिंक करेगा। ये क्रॉस यहां पर बनेगा नॉक नॉक, यहां आएगा आउटवर्ड, ये आउटवर्ड आया तो फ्लक्स है आउटवर्ड। अब आउटवर्ड वाला फ्लक्स हो रहा है डिक्रीज, ध्यान से समझो इसको। मान लो आउटवर्ड फ्लक्स था 10 और डिक्रीज होकर रह गया 8, तो दोबारा से करना है 10, तो +2 करना पड़ेगा ना। तो जब भी चीजें डिक्रीज हो ना, जब कोई डिक्रीज हो, फ्लक्स डिक्रीज हो, तो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में ही फ्लक्स को इंड्यूस कराना है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बताओ 8 से फिर 10 कराना है, बाहर लिंक कर रहा था, बाहर 2 और फ्लो कराओगे, मतलब फिर से इसमें क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आराम से समझो इसको, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पहले तो देखो कि फ्लक्स कौन सा लिंक कर रहा है, फ्लक्स लिंक कर रहा है आउटवर्ड, और आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, कम। अब आउटवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है तो आउटवर्ड वाले को पूरा करना है, पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा करने के लिए बाहर ही तो फ्लो कराओगे, अंदर फ्लो करा दोगे तो क्या होगा, कम होगा, पूरा थोड़ा होगा। तो आउटवर्ड फ्लो कराने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन समझो, इस बार उसने आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दी, इस बार उसने आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दी है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास रूल है ही नहीं, तो इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन लो अगर करें, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट ऑपोजिट जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होता है। अब करंट इधर जा रहा है, एक्सेलरेटिंग है तो करंट बढ़ेगा। अब करंट इधर है तो इसके अकॉर्डिंग डिस्कस करो, ये करंट इधर, ये आया अंदर, ठीक है, इनवर्ड फ्लक्स लिंक कर रहा है, और इनवर्ड फ्लक्स लिंक कर रहा है और वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। अगर वो बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इनवर्ड फ्लक्स को कम करने के लिए बाहरी फ्लो कराना पड़ेगा, बाहर फ्लो कराने के लिए क्या आना चाहिए, फिर से एंटी क्लॉकवाइज। तो चारों, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशनल ईएमएफ। एवरी टाइम सम क्वेश्चंस आर कम फ्रॉम मोशनल ईएमएफ, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ से जरूर पूछा जाता है। तो मोशनल ईएमएफ, एज द नेम सजेस्ट, मोशनल ईएमएफ, जो ईएमएफ कंडक्टर के मूव करने के कारण होगी उसको बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, ठीक है। कंडक्टर मूव करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में जो इंड्यूस होगी उसको बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। अब इसको फिल करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। जैसे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इसके अंदर आप किसी कंडक्टर को मूव करवा रहे हो, इसके अंदर आप किसी कंडक्टर को मूव करा रहे हो, मूव कराओगे तो क्या होगा, मूव कराने से उसके एंड्स पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। फील भी करा दूंगा कैसे होगी। जैसे आपने कंडक्टर ले लिए, ये कंडक्टर लिया आपने, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है L, अब आप इसको v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, तो इसको v वेलोसिटी से L लेंथ वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड मूव कराओगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। B जो मैग्नेटिक फील्ड है L V, BLV इज इक्वल टू BLV, बहुत सिंपल, इज इक्वल टू BLV। लेकिन एक कंडीशन है, ये ईएमएफ तभी इंड्यूस होगी, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको कोई ज्यादा डेरिवेशन कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, इज इक्वल टू BLV। ये ईएमएफ तब इंड्यूस होगी जब B L V तीनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर B L V तीनों परपेंडिकुलर होंगे तभी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if all three are mutually perpendicular to each other then the EMF induced will be BLV। अगर इन तीनों में से, इन तीन क्वांटिटी में से कोई दो भी पैरेलल हो गए, चलो सारी बात छोड़ो, यहां समझो। यहां पे मेरे को बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, अगर आपसे पूछूं, यहां पर आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ जेड डायरेक्शन होती है, प्लस माइनस उसका कोई मैटर नहीं है, अभी हम लेके चल रहे, हम डायरेक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा वेलोसिटी कहाँ है, सर वेलोसिटी जा रही है, इधर जा रहा है पार्ट, ये रोड हमारे पास तो एक्स एक्सिस में, तो इसको हम आई कैप बोल देते हैं। आई कैप मतलब ना बोलो एक्स बोल दो, एक्स डायरेक्शन में है। ऐसे ही लेंथ पूछा जाए, सर लेंथ बताओ, लेंथ कैसे रखा है कंडक्टर, वाई डायरेक्शन में रखा है। देखो क्या तीनों म्यूचुअली, क्या तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अगर तीनों परपेंडिकुलर होंगे तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड BLV होगी। इफ, इंपॉर्टेंट फिर से नोट, इफ एनी टू ऑफ थ्री, इन तीनों में से अगर कोई भी दो पैरेलल हो गए, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि B पैरेलल हो गया V के,
या एल पैरेलल हो गया वी के, ठीक है, या बी और एल पैरेलल हो गए, या बी और एल पैरेलल हो गए, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी जीरो, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगी। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बीएलवी कब होगी? जब तीनों परपेंडिकुलर होंगे। और ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो कब होगी? जब तीन में से दो पैरेलल होंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ जो आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। क्या इसकी फील भी करानी है कैसे आया ये? इसकी कोई नीड नहीं, मैं समझता बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम बहुत क्रूशल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी एक दो अप्लाई करके दिखाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोशनल ईएमएफ के बेस पे सॉल्व होना चाहिए, उसके लिए ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण, हाँ ये हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के फिनोमेना डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए समझिए, एक एरोप्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे फ्लाई कर रहा है। सपोज हमने माना कि ये डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है, और ये डायरेक्शन है वेस्ट, तो ये ईस्ट वेस्ट हो गई। और जो इसके विंग्स होंगे, इसके जो विंग्स होंगे, अगर ये ईस्ट वेस्ट है, इसके विंग्स कहाँ होंगे माय डियर? नॉर्थ साउथ में होंगे। तो ये इसके विंग्स होंगे नॉर्थ साउथ में, तो ईस्ट वेस्ट में जा रहा है वो, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसका बैक हो गया वेस्ट की तरफ, ये विंग्स हो गए नॉर्थ साउथ में तरफ, और वी वेलोसिटी से जा रहा है। जब ये जाएगा ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, आपने पढ़ा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ के लॉन्ग, कहाँ है? नॉर्थ साउथ के लॉन्ग, ठीक है। एक वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ का, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट आपने पढ़ा हुआ है, बी वर्टिकल कितना होता है? बी साइन डेल्टा, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप। बी हॉरिजॉन्टल कितना होता है? बी कोस डेल्टा, ठीक है, ये हमने अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ा था। और अभी आप पढ़ के आए हो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? बी एल वी, लेकिन कंडीशन क्या है? बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी होना चाहिए। अगर कोई इन्हीं में से कोई दो पैरेलल होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी? जीरो होगी। ये सारी बातें मैंने अभी बताई थी, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अर्थ मैग्नेटिज्म में। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब देखो पहले जब ये ऐसे एरोप्लेन फ्लाई करेगा, पहले तो सोचो कि कौन से कंपोनेंट को कट करेगा ये। अब ये हॉरिजॉन्टली तो खुद फ्लाई कर रहा है, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट होगा नहीं, होगा क्या? अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों नहीं कट होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का किसके अलोंग? हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नॉर्थ साउथ के अलोंग है, ठीक है। तो ये कौन सी फील्ड को कट करेगा? समझने वाली बात है, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। किसको कट करेगा? वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को। क्यों? देखो ये उसकी वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड देखो परपेंडिकुलर है। मैंने भी क्या बताया था? बी एल वी तीनों क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल को कट करेगा, तो ये बात जब ध्यान रखना, जब भी एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, जब भी कोई एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, एरोप्लेन की बात छोड़ो, ट्रेन की बात करो, ट्रेन ट्रैक पे रन कर रही है, कौन से कंपोनेंट को कट करेगी? वर्टिकल कंपोनेंट को। कौन से कंपोनेंट को कट करेगी? वर्टिकल कंपोनेंट को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जब प्लेन जो है वो टेक ऑफ करेगा, ठीक है, या लैंड करेगा, उस केस में उसका मोशन वर्टिकल होगा, और जब वर्टिकल मोशन होगा तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट करेगा। अभी कौन से कंपोनेंट कट करने वाला है? वर्टिकल कंपोनेंट को। कौन से कंपोनेंट को? वर्टिकल कंपोनेंट को। ये बात समझ में आ गई? तो ये रहा अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट जो ऐसे काम कर रहा है, कितना? बी साइन डेल्टा। अच्छा आप देखो आगे, अब ईएमएफ इंड्यूस होगी कहाँ? देखते हैं, चलो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब ये देखो लेंथ क्या है इसकी? लेंथ, अब ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, क्या इस लेंथ के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी? इस लेंथ के अक्रॉस, टॉप फ्रंट और बैक के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इन दोनों एंड के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। नो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस ए बी। क्यों? वो देखो ध्यान से, इसकी लेंथ और वेलोसिटी, लेंथ और वेलोसिटी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। लेंथ भी ऐसे है, लेंथ कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट। वेलोसिटी भी कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट, दोनों पैरेलल, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो मतलब कोई भी एरोप्लेन होगा तो उसके फ्रंट और बैक में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगी कहां? वो देख लेते हैं। अब ये तो, अब ध्यान से देखें, अगर हम विंग्स को देखें, विंग्स को मान लो विंग्स की लेंथ है, हमने मान ली विंग्स की जो लेंथ है, इसका नाम रखा हमने W1, इसका नाम W2, विंग्स की लेंथ को हमने मान लिया W1 W2, और ये लेंथ है L0। कितनी लेंथ है ये? L0। अब विंग्स कहाँ है? विंग्स हैं मतलब L0 है कहाँ? नॉर्थ साउथ में, ठीक है। और वेलोसिटी कहाँ है? वेलोसिटी कहाँ है? वेलोसिटी हमारे पास ईस्ट वेस्ट में,
परपेंडिकुलर हो गए, ये वेलोसिटी, ये विंग्स परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड, तीनों परपेंडिकुलर। बी बी क्या है, बी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या कंडीशन है ये, तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो कहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, सोचने वाली बात है। ईएमएफ इंड्यूस होगी विंग्स के एंड्स के अक्रॉस, विंग्स के एंड्स के अक्रॉस, यहां और यहां नहीं होगी। बार बार सोचो क्यों नहीं होगी, यहां और यहां इसलिए नहीं होगी क्योंकि वी और लेंथ दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और ये जो विंग्स वाली लेंथ है ये ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ये, लेंथ ऐसी और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल, तीनों परपेंडिकुलर। ईएमएफ इंड्यूस निकाल लेते कितनी होगी, तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी बताओ मींस के, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस विंग्स कितनी होगी बेटा, ये होगी इज इक्वल टू बी, कौन सा बी, वर्टिकल कंपोनेंट वाला, लेंथ ऑफ विंग्स की लेंथ कितनी है एल नोट, और कितनी वेलोसिटी जा रहा है प्लेन v। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ विंग्स ड्यू टू अर्थ्स वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, दिस इज लेंथ ऑफ विंग्स, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज हॉरिजॉन्टली प्लेन में लाई कर रही हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही हो, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कट होगा। अगर कोई चीज वर्टिकल प्लेन में होगी तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम आपको क्वेश्चन में वर्टिकल कंपोनेंट गिवन ही नहीं है, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, तो आपको उसने डेल्टा दे रखा होगा, तो डेल्टा लगाओ, डेल्टा से आप इनको रिलेट करके निकालो वर्टिकल कंपोनेंट, उसके बाद यहाँ पुट करके और निकालो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेटिंग रोड। रोटेटिंग रोड की वजह से कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, समझो। जब रोड रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें भी इंड्यूस होगी। एक इंड्यूस का तो फॉर्मूला पढ़ चुके हो, जब रोड लीनियरली मूव करती है बी एल वी, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑल थ्री दैट इज बी एल वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर तीन में से कोई दो पैरेलल होंगी तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी जीरो। ठीक है, अब समझो, देखो रोड रोटेट करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगी। अब एक रोड रोटेट कर रही है, ठीक है, रोड को रोटेट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक रोड है, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ है एल, ठीक है, कितनी लेंथ है एल, इसको हम ऐसे रोटेट कराएंगे, ऐसे रोटेट कराएंगे तो इसका ऐसा मोशन रहेगा, ठीक है, ऐसा मोशन रहेगा इसका, और मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्मली इसमें कंसिडर की है, वो भी वर्टिकली जेड डायरेक्शन में इनवर्ट जेड ली हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं नीट एंड क्लीन, ताकि तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक रोड जिसकी लेंथ L, इसको हमने क्या किया, यहां से हमने इसको पाइवट कर दिया, मतलब इसको फिक्स कर दिया यहां से, ठीक है, और इस एंड को मूव करवाएंगे। जब इस एंड को मूव कराओगे तो ये ऐसे मूव करेगी, रोड ऐसे रोटेट करेगी, ये फिक्स है, ये ऐसे रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो देखो अब इसका मोशन देखना, ये वेलोसिटी, ये लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड हमने ली है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे इनवर्ड। ध्यान से समझना इसको। अब पहले चेक करो रोड की लेंथ कहाँ है, लेंथ है एक्स में, लेंथ कहाँ है एक्स में, वेलोसिटी कहाँ है वाई में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है जेड में, तीनों फिर से क्या होगी परपेंडिकुलर, तो कितनी ईएमएफ तो इंड्यूस होगी। तो रोड के रोटेट करने से भी ईएमएफ इंड्यूस होती है, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो देख लेते हैं। जब पूरी की पूरी रोड चलती थी v वेलोसिटी से तो ईएमएफ इंड्यूस होती थी BLV। अब ये वाला पार्ट तो मूव नहीं कर रहा, तो इस पार्ट की वेलोसिटी कितनी, जीरो, इस पार्ट की वेलोसिटी v, तो एवरेज वेलोसिटी, ये तो b आ गया, l आ गया, एवरेज वेलोसिटी 0 प्लस v/2, क्योंकि एक एंड तो मूव कर नहीं रहा, दूसरा एंड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बस। तो सिंपल क्या है, BLV/2, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब आगे, अब क्योंकि रोटेट कर रही है तो इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। मान लो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, जब ये रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी हमने मान ली कितनी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा, ठीक है, रोटेट करेगी तो एंगुलर भी होगी ना। तो देखो, तो हेयर, अब लीनियर एंगुलर में क्या फर्क होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा तो आपने पढ़ा है, अब r की जगह इसकी लेंथ l है तो l ओमेगा आ जाएगा, तो इज इक्वल टू BL/2 तो था, साथ में l ओमेगा भी आ गया, तो फॉर्मूला बना BL² ओमेगा/2, तो इज इक्वल टू BL² ओमेगा/2, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
अगर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, तो BLV/2 BL² ओमेगा बाई 2, ठीक है। अच्छा, अगर ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू, बस इसमें करना क्या है आपको, फॉर्मूला ही तो पुट करते जाना है, जैसा फॉर्मूला हो वैसा लगाओ। BL² ओमेगा रखा 2 पाई न्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो E का एक और फॉर्मूला आ गया BL² पाई न्यू। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, बस इतना ही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला याद रखो। BLV था वहां, BLV/2 आ जाएगा, V को L ओमेगा रखेंगे ये बन जाएगा, ओमेगा को 2 पाई नहीं रखोगे ये बन जाएगा। दिस इज द EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेटिंग रोड। चलो बेटा आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को एक साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जब आपके पास एक ही कोयल हो, एक कोयल है, ठीक है, इसको आपने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जब इसमें आप करंट को चेंज करें तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स लिंक चेंज होगा, फ्लक्स लिंक चेंज को ये क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज करने के लिए अपने अंदर करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है। करंट इंड्यूस की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, करंट इंड्यूस की डायरेक्शन ये भी हो सकती है। अभी ये करंट, अब जैसे आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज करंट को अपोज करने के लिए ये ऐसे अपोज करेगा, इंक्रीज करंट को, करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा। जब आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो करंट कम होने लगेगा, तो फ्लक्स लिंक कम होगा, तो ये करंट इंड्यूस को ऐसे बना देगा, ठीक है, डीके को अपोज करेगा, तो ग्रोथ को भी अपोज करता है, बढ़ने को भी अपोज करेगा, कम होने को भी अपोज करेगा, ठीक है। कम होने को अपोज करने के लिए अपने अंदर करंट फ्लो कराएगा, जब बढ़ रहा होगा तो बाहर कराएगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का है, दो कॉइल होंगी, पहले में करंट चेंज करेंगे, दूसरे में EMF इंड्यूस होगी, ठीक है, सेकंड साथ फ्लक्स लिंक करेगा, EMF इंड्यूस होगी, फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है, तो सेकेंडरी प्राइमरी, दो कॉइल एक कॉइल। तो सेल्फ मतलब खुद में इंड्यूस कराना, म्यूचुअल मतलब खुद की वजह से दूसरे में इंड्यूस कराना। तो सेल्फ इंडक्शन क्या हुआ, व्हेन करंट इन ए कॉइल चेंजेस विद टाइम, इंडक्शन टेक्स प्लेस, इज कॉल्ड सेम कॉइल। सेम कॉइल में इंडक्शन होगी, करंट भी उसी कॉइल में चेंज हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन। phi डायरेक्टली रिलेशन टू I, phi is equal to Li, L is equal to phi by I, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। L doesn't depend upon phi and I, जो L की वैल्यू है, जैसे आपने देखा सम टाइम कंफ्यूजन रहती है, भाई phi और I दोनों है इस फॉर्मूला में, ठीक है, और L की वैल्यू phi और I पे डिपेंड करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज L इज अ कांस्टेंट हेयर। L क्या यहाँ पर कांस्टेंट, जब आपने phi डायरेक्टली रिलेशन टू I पढ़ा था तो L कांस्टेंट था, कांस्टेंट का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो L कितना आ जाएगा, phi by I। L doesn't depend upon phi and I, L डिपेंड ऑन डायमेंशन पैरामीटर। L किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशनल पैरामीटर पर, मतलब इसकी लेंथ पर, ठीक है, इसके सेल्फ इंडक्टेंस पर, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर, इसके एरिया पर, इसकी रेडियस पर, तो इन सब पे डिपेंड करता है L, ठीक है। तो L किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस पर, रेडियस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, एरिया पर। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू नॉट n² AL, म्यू नॉट n² A by L। अगर आप इसको स्मॉल n के टर्म्स में लिखेंगे तो NL हो जाएगा, तो म्यू नॉट n² AL आ जाएगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हो गया, और ये EMF इंड्यूस सोलेनॉइड के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इज इक्वल टू -L di/dt। ये कैसे है, -d∅/dt, और phi को रखा Li -L di/dt। तो एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट। ऐसे म्यूचुअल इंडक्शन में करंट प्राइमरी में चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स जो लेट करेगा सेकंड में वो भी चेंज होगा, ठीक है, सेकंड में चेंज हो रहा है, EMF इंड्यूस होगी सेकेंडरी में, इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो जहां phi इक्वल टू Li था वहां phi इक्वल टू Mi आ गया, ठीक है। सेकंड में फ्लक्स लिंक की बात करनी है, करंट फर्स्ट में चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला EMF इंड्यूस का, थर्ड फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यू नॉट n1 n2 A by L। तो ये फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, तो जो फॉर्मूला पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोबारा से फॉर्मूला को मैं एक बार लिख रहा हूँ, यही फॉर्मूला मैंने अभी समझाए थे, और दोबारा से फॉर्मूला लिख दिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थ्री फॉर्मूला इसके काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज और समझने वाली है, जो है सेल्फ अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, मान लो ये हमने अरेंजमेंट लिया, एक तो ये अरेंजमेंट है, ठीक है, एक हमने ये अरेंजमेंट लिया, ये सेकंड अरेंजमेंट हो गया, एक ये अरेंजमेंट हमने ले लिया, ये, और इसके ऊपर ही हमने बाउंड कर दिया ये। तो इसमें से सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक किस में होगा आपसे पूछा जाए, तो आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक C में होगा, ठीक है। सबसे कम किस में होगा, सबसे कम इसमें होगा, ठीक है। तो मतलब अब इसमें EMF इंड्यूस ज्यादा होगी, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा, इसमें होगा ही नहीं, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 होगा, इसमें फ्लक्स लिंक नहीं करेगा,
ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे रिलेट करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा का फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला समझेंगे जिसका हम m को रिलेट करेंगे l के टर्म्स में, m इक्वल k रूट L1 L2। फॉर्मूला में ड्राइव करके दिखाता, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से और आपके लिए कोई काम का भी नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है m इक्वल k रूट L1 L2। k क्या है, k इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब कपलिंग कैसी हो रही है, कपलिंग ऐसी है ऐसी है ऐसी, उसकी वैल्यू होगी k से रिप्रेजेंट करेगी। मान लो कपलिंग आपकी अच्छी है, ये कपलिंग है, इसमें सारा फ्लक्स लिंक कर रहा है लगभग, तो इस केस के लिए होगा, इस केस के लिए होगा K1, ठीक है। तो जब कपलिंग आपकी परफेक्ट होगी, सारा फ्लक्स लिंक करेगा, तो K की वैल्यू रहेगी 1। इस केस में M का फॉर्मूला हो जाएगा रूट L1 L2। L क्या यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है, पहले का दूसरे का, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। अब जब कपलिंग बिल्कुल बेकार होगी, जब फ्लक्स लिंक ही नहीं करेगा, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं, तो K होगा 0। इसकी वैल्यू K से कम होगी, तो K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, K की वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाई करेगी, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। व्हाट इज के कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो ये भी कई बार कंसेप्ट पूछा जा सकता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मोशनल ईएमएफ, ठीक है, लेंज लॉ, फ्रेडे लॉ, ये मेनली हमने टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है बेटा। और एसी की जो इसमें जो हमने वीडियो बना रखी है वो पहले से इसमें है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।